नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। तो सबसे पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसको ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न क्या है? सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। ऑप्शन है मुंबई से ठाणे के बीच में, कोलकाता से अलीपुर के बीच में, कोलकाता से दमदम के बीच में, या मुंबई से पुणे के बीच में। इन 1853 इंडियाज फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन्स बिटवीन। तो इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और उसका सही उत्तर है बॉम्बे टू ठाणे। बॉम्बे टू ठाणे आपकी 1853 में इंडियाज फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन की थी। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। अब यहां से हो सकता है आने वाले सालों में आपसे प्रश्न पूछ ले कि इंडिया की जो पहली पैसेंजर ट्रेन है जो कि रन की थी बॉम्बे टू ठाणे, वो किस ईयर में रन की थी। और यहां पे आपको ऑप्शन दे दे 1852, 1853, 1854 और 1855। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि 1853 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस तरीके से भी प्रश्न यहां से बन सकते हैं। अब यहीं पर मैं आपको एक और फैक्ट नोट करवाऊंगी। ये क्या है? पहली टेलीग्राम, फर्स्ट टेलीग्राम लाइन आपकी कब बिछाई गई थी, कब ओपन की गई थी? तो इंडिया की फर्स्ट टेलीग्राम लाइन जो थी वो आपकी ओपन की गई थी अक्टूबर 1851 में। यहां पे ईयर ध्यान रखिएगा। और इन बिटवीन कोलकाता एंड डायमंड हार्बर दिखा आपको। बस इतना फैक्ट आप और याद कर लीजिए, टेलीग्राम लाइन को भी देख लीजिए। ठीक है, तो 1851 में ये याद रखिएगा। और यहां पर देखिए आप, बाई 1854 कोलकाता वाज लिंक्ड विद द आगरा, बॉम्बे एंड मद्रास बाय द टेलीग्राम नेटवर्क। तो यहां पे आपको एक साल कौन सा याद रखना है, वो है 1851। ध्यान से इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। टेलीग्राम लाइन लिख लीजिएगा, 1851 लिख लीजिएगा। कोलकाता एंड डायमंड हार्बर के बीच का ये पूरा डिस्टेंस कवर किया गया था, इसको लिख लीजिएगा। इतनी चीजें नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, यहां पर क्या है? एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहां आयोजित किया जाता है? तो सबसे पहली लाइन आप देखिए, कहां का? एशिया का। एशिया की हम बात कर रहे हैं, हम एशिया की बात करें। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहां आयोजित किया जाता है, यह प्रश्न है। तो कहां पे आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है सोनपुर में, दूसरा है पुष्कर में, फिर नासिक में, फिर हरिद्वार में। तो यहां पे आपका आंसर क्या है? सोनपुर में एशिया का सबसे लार्जेस्ट कैटल फेयर जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, अगर कभी भी ऑप्शन में आपसे ये कह दिया जाए कि सोनपुर में आपका एशियाज लार्जेस्ट कैटल फेयर, तो एशिया देख के घबरा मत जाइएगा कि भाई एशिया में सोनपुर और बिहार, नहीं नहीं नहीं। तो ये चीज आज याद रखिएगा कि एशिया का लार्जेस्ट कैटल फेयर आपका कहां आपको ऑर्गेनाइज किया जाता है? सोनपुर में, जो कि कहां है? बिहार में है। अब इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स को हम कवर कर लेते हैं। यहां पे देखिए, सोनपुर कैटल फेयर जो है वो मेनली आपके कार्तिक पूर्णिमा के दिन ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, पहला पॉइंट। ठीक है, ये आपका नवंबर दिसंबर के मंथ में ऑर्गेनाइज होता है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये आपका कहां पर है? बिहार में है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, और यहां पे कौन सी नदी के कॉन्फ्लुएंस है? देखिए यहां पे आपके गंगा नदी का है मेनली। ठीक है, यहां पे गंगा नदी आपकी फ्लो करती है एंड इट इज ऑल्सो नोन एज हरिहर क्षेत्र मेला। ठीक है, इतने पॉइंट्स आप याद रखेंगे। तो एशिया का लार्जेस्ट कैटल फेयर कहां ऑर्गेनाइज किया होता है आपका? तो आप याद रखेंगे सोनपुर, बिहार। ठीक है, वहां पे कौन सी नदी फ्लो करती है? गंगा नदी। किस मंथ में होता है? नवंबर से दिसंबर के मंथ में, कार्तिक पूर्णिमा के दिन इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है। ये सारे फैक्ट्स आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय एकता परिषद, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल किस ईयर में स्टैब्लिश हुआ था? एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा 1961 इसका करेक्ट आंसर है। हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हमने डायरेक्ट आपको आंसर बता दिया। इसका आंसर क्या है? 1961 में आपका नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल को स्टैब्लिश किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, बहुत इजी प्रश्न है।
समता के अधिकारों का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द राइट ऑफ इक्वालिटी आर मेंशन्ड। ठीक है, राइट ऑफ इक्वालिटी की बात की गई है। यहां पे आपको आर्टिकल 14 to 18 दिया गया है, अनुच्छेद 23 से 24 दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 25 से 28 दिया गया है और अनुच्छेद 19 से 22 दिया गया है। तो यहां पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट टू इक्वालिटी की बात हो रही है। अगर आपने थोड़ा सा भी फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा राइट टू इक्वालिटी आपके अनुच्छेद 14 से 18 में है, आर्टिकल 14 to 18 में है। अब यहीं पे कुछ और फैक्ट्स आप देख लीजिए, हो सकता है अगली बार प्रश्न यहां से बन जाए। आपसे समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी की बात ना करके स्वतंत्रता के अधिकारों की बात कर ले, राइट टू फ्रीडम की बात कर ले और पूछ ले कि राइट टू फ्रीडम आपके किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो समता का अधिकार की जब हम बात करते हैं, हम राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, तो ये आपका 14 से 18 में दिया गया है। ठीक है, इसी तरीके से स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, आपका 19 से 22। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा क्लास, यहां से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। फिर शोषण के विरुद्ध का अधिकार, ये क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अनुच्छेद 23 से 24। ठीक है, फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये क्या है? 25 से 28। ठीक है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 29 से 30। फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आपका क्या है? अनुच्छेद 32। तो यहां पे इन राइट्स को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, प्रश्न यहां से भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं, इनको ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है? किस देश में लचीला संविधान लागू है? ठीक है, यहां पे फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जा रही है कि किस कंट्री में रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन ना होके फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। अच्छा, जहां पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस, वहां पे जनरली आपके रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस भी होते हैं। मतलब लचीलापन कम होता है। लचीलापन कम होता है मतलब उसका क्या अर्थ निकल रहा है कि वहां पे अगर कोई भी संशोधन करना है, अमेंडमेंट करना है, तो वो प्रोसेस काफी आपका डिफिकल्ट होता है, कठिन प्रोसेस होता है। अमेंडमेंट इतनी इजीली नहीं हो पाती है, संशोधन संविधान में इतनी आसानी से नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा संविधान आपका लचीला है, विच कंट्री हैज अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? पहला ऑप्शन है चाइना, दूसरा है अमेरिका, थर्ड है यूनाइटेड किंगडम और फोर्थ है भारत। ठीक है, तो यहां पे आपका आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम, यूके। यूनाइटेड किंगडम हैज अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान को रिजिड और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन दोनों का मिक्सचर माना जाता है। ठीक है, आप खुद देखते हैं कुछ अमेंडमेंट ऐसे होते हैं जो कि आपके बहुत इजीली बाय वोटिंग, सिंपल मेजॉरिटी से ही पास हो जाते हैं, सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाते हैं। कुछ अमेंडमेंट्स के लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत होती है और कुछ अमेंडमेंट्स के लिए तो आपको स्पेशल मेजॉरिटी के साथ ही साथ स्टेट्स के अप्रूवल की भी जरूरत होती है। तो वो तो बहुत डीप में हो जाएगा। यहां पर जो आपका प्रश्न है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? यूनाइटेड किंगडम का है। अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत में माना जाता है कि भारत में फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। यहां पर क्या है? निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेनडियर पाया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन रेनडियर आर फाउंड। ठीक है, पहला आपका दिया गया है गर्म मरुस्थल, ठीक है, हॉट डेजर्ट की बात की गई है। दूसरा मॉनसून रीजन की बात की गई है। तीसरा टैगा रीजन दिया गया है और फोर्थ जो है वो आपका टुंड्रा रीजन दिया गया है। तो पूछा गया है रेनडियर जो है वो आपका किस रीजन में पाए जाते हैं? तो रेनडियर जो है वो आपके मेनली टुंड्रा रीजन में मिलते हैं। तो चलिए टुंड्रा रीजन को एक बार हम लोग देखते हैं वर्ल्ड मैप में। ठीक है, ये जो आपका रीजन है इधर की तरफ दिख रहा होगा, जो आपको ब्लू कलर से ऐसे कलर्ड है, ये आपके टुंड्रा रीजन होते हैं। टुंड्रा रीजन में मेनली जो आपका लैंड होता है ना, वो ज्यादातर आपका स्नो से कवर्ड होता है, आइस से कवर्ड होता है। ये बहुत ठंडे प्रदेश होते हैं जहां पर
आपका पूरी जगह आपको जमीन पर सब जगह स्नो दिखेंगे, बहुत ठंडे प्रदेश होते हैं, यहाँ पे रेनडियर मिलते हैं, यहीं पे आपके पोलर बियर भी मिलते हैं जिनके की फर होते हैं, क्योंकि बहुत ठंडी जगह होती है, ये बहुत ठंड पड़ती है, स्नो से पूरा कवर्ड होता है लैंड एरिया, इसी वजह से यहाँ पे आपके ऐसे जानवर भी मिलते हैं जिनके की फर होते हैं ना, ताकि उनका शरीर गर्म रह सके। तो पोलर बियर, रेनडियर इन रीजन्स में मिलते हैं जो कि आपके टुंड्रा रीजन्स हैं। ये चीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, 7वें प्रश्न को। यहां पर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? टेम्परेट ग्रासलैंड कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेम्परेट ग्रासलैंड? ठीक है, नॉट को ध्यान रखिएगा, अक्सर पेपर में बच्चे नॉट नहीं देखते हैं और 4 ऑप्शन देख के तुरंत टिक लगा देते हैं। तो पहला आपका क्या है, कंपास, ठीक है, दूसरा दिया है डाउन्स, तीसरा दिया है पेरिस और फिर चौथा आपका दिया है पेम्पास। तो यहां पे आपका जो सही उत्तर है वो है कैंपास। ठीक है, कंपास जो है वो आपका टेम्परेट ग्रासलैंड नहीं है। अब हम कुछ टेम्परेट ग्रासलैंड को भी यहीं पे तैयार कर लेते हैं। तो क्लास एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलिए। मैं आपसे फिर कहूंगी, भले ही क्लास में हम लोग 15 प्रश्नों को ही डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इन 15 प्रश्नों के साथ हम कई ऐसे फैक्ट डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके इन 15 प्रश्नों को कम से कम 30 प्रश्नों के बराबर कर दे रहे हैं। तो इन पॉइंट्स को लिखे ध्यान में रखिए, ठीक है, लिख लीजिए एक जगह। हो सकता है अगली बार आपके पेपर में यहां से मैच द कॉलम के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ ले, या फिर आपसे पूछ ले डाउन्स जो है ग्रासलैंड वो कहां पाया जाता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए हम लोग कुछ टेम्परेट ग्रासलैंड की बात करते हैं। अर्जेंटीना में पेम्पास पाया जाता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स पाया जाता है, सेंट्रल एंड नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज पाए जाते हैं, ठीक है, हंगरी में पूछताछ पाया जाता है, न्यूजीलैंड में डाउन्स मिलते हैं, आपके न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलियन रीजन में डाउन मिलता है, ठीक है, रशिया में स्टेपीज मिलते हैं, यूरोपियन रीजन में स्टेपीज मिलते हैं। यहां पर आप लिख लीजिएगा, कभी कभी यूरोप ऐसे दे दिया गया रहता है तब भी वहां पे भी आप स्टेपीज लगाएंगे, ठीक है, और साउथ अफ्रीका में वेल्ड मिलता है। ठीक है, इतने पॉइंट्स को आप एक जगह नोट डाउन कर लीजिए क्लास, यहां से भी प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, हमारा पूरा टारगेट है कि हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करा दें, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए जो नए प्रश्न बन सकते हैं उनको भी कवर करा दें। ठीक है, तो ये एक जगह आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं, 8वें प्रश्न को। जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप कौन है? ठीक है, पूछा गया है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन साइज, जनसंख्या के आधार पे हम अगर आपसे बात करें तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? ठीक है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? पहला आपका दिया गया है उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, दूसरा एशिया दिया गया है, तीसरा अफ्रीका दिया गया है और आखिरी यूरोप दिया गया है। तो यहां पे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट की बात हो रही है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन साइज, ये याद रखिएगा, जनसंख्या के आधार की बात की गई है। तो यहां पे आपका आंसर क्या होगा? एशिया, बी। अब चाइना और भारत किसका पार्ट है? एशिया का पार्ट है, तो एशिया में ही सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होगा, इस चीज को याद रखिएगा। अब देखिए हम कुछ फैक्ट्स और देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन साइज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज एशिया, सबसे बड़ा महाद्वीप पॉपुलेशन के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से एशिया है, इतना कंफर्म। ठीक है, एशिया में चाइना और भारत है, आपको पता है। ठीक है, द पॉपुलेशन ऑफ एशिया इज इक्विवेलेंट टू 59.76। ये आपसे परसेंटेज बहुत ही कम चांसेस से पूछेगा, पेपर को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बनाना होगा तब पूछ सकता है। तो थोड़ा सा याद रखिएगा कि मैम ने अप्रॉक्स 60 के लगभग बताया था। ठीक है, यहां पे अब हम क्रोनोलॉजी में अगर सेट करें तो सबसे पहले आपका एशिया आता है। पॉपुलेशन के हिसाब से मैं फिर रिपीट करूंगी, मैं जनसंख्या के आधार पे लिख रही हूं। ठीक है, फिर उसके बाद अफ्रीका आता है, तीसरा आपका यूरोप है, चौथा नॉर्थ अमेरिका है, पांचवा साउथ अमेरिका है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, देन अंटार्कटिका है। ठीक है, अंटार्कटिका में तो इतना ठंड रहता है कि वहां पे पॉपुलेशन तो आपकी नामात्र ही रहती है, बहुत ठंड के कारण। तो सबसे पहले कौन है? आप फर्स्ट 3 याद रखिए, एशिया, फिर अफ्रीका, देन यूरोप। पॉपुलेशन के हिसाब से हमने महाद्वीपों की बात की है। अब अगला प्रश्न देखिए, भारत में थारू जनजाति कहां निवास करती है? ठीक है,
थारू ट्राइब्स के बारे में बात किया गया है कि जो थारू ट्राइब्स हैं वो भारत में कहां लिव करती हैं, ठीक है, रहती कहां है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, दूसरा उत्तराखंड में, तीसरा आपका दिया गया झारखंड में, और चौथा आपका थार डेजर्ट में दिया गया है, ठीक है। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप इसको सर्च करेंगे थारू ट्राइब्स के बारे में तो आपको मिलेगा जो थारू ट्राइब्स हैं वो तराई रीजन में उत्तर प्रदेश के निवास करती हैं, उत्तराखंड के कुछ रीजन्स में निवास करती हैं, और बिहार के भी कुछ क्षेत्र में आपके थारू जनजाति रहती है, ठीक है। तो अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, तराई रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ठीक है। मैम इन दोनों में से हमें क्या टिक लगाना चाहिए? अगर ऐसी स्थिति बने तो आप याद रखिएगा यहाँ पे पूरा एक स्पेसिफिक रीजन को मेंशन कर दिया गया है उत्तर प्रदेश की, कि तराई रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। और उत्तराखंड में, पूरे उत्तराखंड में आपके थारू जनजाति नहीं पाई जाती है, कुछ जो तराई रीजन के बगल के रीजन है उत्तराखंड के, उन रीजन्स में ही आपके पाई जाती है। तो पूरे उत्तराखंड में थारू जनजाति नहीं पाई जाती है, इसी वजह से हम यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है तराई रीजन, इसी वजह से हम ए को करेक्ट मानेंगे। कंफ्यूज मत होइएगा, कभी कभी इस तरीके से भी सोचा करिए, ठीक है। अगर पेपर में दो ऑप्शन आपको सिमिलर दिखे तो आप ये देखिए कि कौन सा आंसर आपका किसी भी डेटा को, स्पेसिफिक डेटा को आपका इंडिकेट कर रहा है, स्पेसिफिक डेटा को। तो यहां पे पूरे उत्तर प्रदेश की बात ना करके उत्तर प्रदेश के खाली तराई रीजन की बात की गई है, जहां पे आपके थारू जनजाति पाई जाती है, इसी वजह से इसको ए करेक्ट मानेंगे। नेक्स्ट देखिए 10वां, भिलाई इस्पात संयंत्र, स्टील प्लांट की बात की जा रही है। भिलाई स्टील प्लांट जो है वो कहां पे सिचुएटेड है, ठीक है, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, या फिर मध्य प्रदेश में। तो यहां पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो है छत्तीसगढ़ में आपका भिलाई स्टील प्लांट है। अब यहीं पे आप देख लीजिए, देखिए यहां पे कुछ और स्टील प्लांट है, तो मैंने आपको बताया, जैसे इस बार आपसे भिलाई पूछ लिया है, हो सकता है अगली बार बोकारो पूछ ले, तब आप क्या करेंगे? तब आप कुछ नहीं, तब आप सही आंसर लगाएंगे। क्यों सही आंसर लगाएंगे? क्योंकि ऐश्वर्या मैम ने क्लास में बताया था। तो अब यहां पे याद रखिए भिलाई स्टील प्लांट जो है वो आपका छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, पहली चीज। दूसरा आपका बोकारो स्टील प्लांट कहां है? झारखंड में है, ठीक है। तीसरी चीज आपकी चंद्रपुर फेरो एलॉय प्लांट, ये आपका कहां है? ये महाराष्ट्र में है। और दुर्गापुर स्टील प्लांट आपका कहां है? वेस्ट बंगाल में है। मेनली आप इन तीन, भिलाई को जो कि छत्तीसगढ़ में है, बोकारो को जो कि झारखंड में है, और दुर्गापुर जो कि वेस्ट बंगाल में है, इन तीन स्टील प्लांट का नाम और किस स्टेट में है ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहां की गई है? रिजर्वेशन, विमेन्स के लिए रिजर्वेशन कहां प्रोवाइड किया गया है, यह पूछा है। पहला विधानसभा में, दूसरा आपका मंत्रिमंडल कैबिनेट में, तीसरा पंचायती राज संस्थाओं में, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, और चौथा लोकसभा में। तो यहां पे अगर आपने थोड़ा सा भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ा होगा, अच्छा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आपका 73rd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले किस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था? बलवंत राय मेहता कमेटी ने। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो अपने दिमाग में आप हमेशा याद रखिए। पेपर में प्रश्न यहां से भी पूछ लेते हैं कि 73rd अमेंडमेंट किस चीज से रिलेटेड है, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। पहली कमेटी जिसने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए रिकमेंडेशन दिया था, बलवंत राय मेहता कमेटी ने, ठीक है। यहां पे पूछा गया है रिजर्वेशन फॉर विमेन्स इन इंडिया, तो अभी आपको पता चल गया होगा, मैम बार बार पंचायती राज संस्थाओं की बात कर रही है, तो यहां पे रिजर्वेशन की बात की गई है, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए, ठीक है। इन ऑर्डर टू बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ अ स्टेट, वन मस्ट बी हैव अटेन्ड द एज ऑफ, कितनी एज, कितनी मिनिमम एज होनी चाहिए? तो मैं आपको बता दूं 35 वर्ष। 35 वर्ष जो है वो मिनिमम एज होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? अच्छा, गवर्नर के लिए आर्टिकल 153 आप याद रखेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बहुत इजी प्रश्न है, मैथ्स द कॉलम है। इस प्रश्न को देख के घबराइएगा नहीं, ये बहुत ही आसान प्रश्न है। मैं तो कहूंगी सबसे आसान प्रश्न ये है। सबसे पहले आपको सूची 1 दी गई है, सूची 2 दी गई है, इसको ध्यान से देखिए। सूची 1 में आपके भारतीय संघ की बात की गई है, इंडियन यूनियन की बात की गई है, राज्य की बात की गई है, स्टेट की जिसको हम कहते हैं, नगर निगम की बात की गई है जिसको कि कॉरपोरेशन कहते हैं, फिर ग्राम पंचायत की, विलेज पंचायत की बात की गई है। इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रधानमंत्री पीएम की बात की गई है, सरपंच की बात की गई है, राज्यपाल, आपके गवर्नर और मेयर की बात की गई है। अब आपको समझ में आ गया होगा सूची 1 सूची 2 से किस तरीके से रिलेटेड है। तो जब भी हम भारतीय संघ की बात करते हैं, इंडियन यूनियन की बात करते हैं, तो हम किसकी बात करेंगे? प्रधानमंत्री की बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे ना। हम स्टेट की जब बात करते हैं तो स्टेट में आपका कौन हेड होता है बताइए? राज्यपाल हो गया, स्टेट का गवर्नर हो गया। फिर नगर निगम, नगर निगम का आपका कौन होता है? मेयर होता है। और ग्राम पंचायत का कौन होता है? सरपंच होता है। तो इस तरीके से आप आसानी से इसको मैच कर सकते हैं। देखा आपने कितना आसान प्रश्न था। अगर आप परेशान होते देख के तो आप परेशान हो जाते। ये सबसे आसान प्रश्न था। अब 14वें प्रश्न को देखिए। अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहां हुआ? When and where the article 356 was used first? तो पहला ऑप्शन आपका दिया गया है केरल 1959, ठीक है। दूसरा दिया गया है जम्मू कश्मीर 1956, फिर मध्य प्रदेश 1957, देन बिहार 1958। इसका जो सही उत्तर है वो आपका है केरला 1959। अच्छा, अगर हम इमरजेंसी की बात करें, हम आपातकाल की बात करें, तो इमरजेंसी का प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किन किन आर्टिकल में दिया गया है बताइए? आर्टिकल 352, ठीक है, आर्टिकल 356, ठीक है, आर्टिकल 360। अगर हम आर्टिकल 352 की बात करें तो यहां पे नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है, नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है, ठीक है। यहां पे प्रेसिडेंट रूल की बात की गई है जिसको कि हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फेल्योर की बात की गई है। राष्ट्रपति अब शासन की बात की गई है, प्रेसिडेंट रूल की बात की गई है, ठीक है। और 360 आपका क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, इमरजेंसी। प्रेसिडेंट रूल आपका किस केस में लगता है? जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेल्योर होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, ठीक है, 356 हमने बता दिया आपको, प्रेसिडेंट रूल, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेल्योर की बात, और 316 में आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की गई है। पूछा जाता है क्या फाइनेंशियल इमरजेंसी भारत में कभी लगी है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। यहां पे थोड़ा सा फैक्ट देख लीजिए एक बार। आर्टिकल 356 का सबसे पहली बार अगर हम प्रयोग की बात करें तो पेप्सू में, पेप्सू, पटियाला राज्य और पूर्वी पंजाब संघ में किया गया था, ठीक है, पहली बार, सबसे पहली बार। लेकिन यहां पे ऑप्शन में आपका ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया था, ठीक है, तो इसी वजह से वहां पे केरला मेंशन किया गया। ये आपका देखिएगा क्लास यहां पर ध्यान से। और उसके बाद आपका 1959 में इसका प्रयोग केरल राज्य द्वारा किया गया था। अब आपको समझ में आ गया? परेशान तो नहीं होंगे? यहां पे मैम पटियाला राज्य और पूर्वी राज्य संघ की, पूर्वी पंजाब राज्य संघ की बात कर रही हैं और फिर कह रही हैं केरला। यहाँ पे ऑप्शन आपको नहीं दिया गया था, इस वजह से हमने केरला को माना था 1959 में। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट देखिए आप, 15 प्रश्न क्या है आपका? विच टैक्स कैन बी इम्पोज्ड बाय नगर निगम, ठीक है, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है, ये प्रश्न है। गृह कर, चुंगी कर जिसको कि टोल टैक्स कहते हैं, इंटरटेनमेंट टैक्स, या फिर ऑल ऑफ द एबव। इसका सही उत्तर क्या है बताइए? इसका सही उत्तर है आपका ऑल ऑफ द एबव, ठीक है,
ऑल ऑफ द अबव इसका सही उत्तर है। प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है वह है द वर्ल्ड मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड ऑल्सो नोन एज टेरर ऑफ बंगाल। ये कौन सा है? सबसे पहला आपको दिया गया है पार्थेनियम हिरिस्टोफोरस जिसको कि कांग्रेस घास भी कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है एकोर्निया कार्सिपस जिसको कि जलकुंभी भी कहा जाता है। फिर थर्ड आपका है सिनोडोन डेक्टाइल लोन धूप घास, या फोर्थ लेटाना कैमारा। तो ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ठीक है। इसमें से आपसे पूछा गया है कि बंगाल का टेरर, ठीक है, बंगाल का आतंक टेरर ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर आपका है बी एकोर्निया कार्सिपस। जलकुंभी को हम कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल। जलकुंभी कुछ इस तरीके से दिखता है, आप सभी ने देखा भी होगा इसको हम टेरर क्यों कहते हैं, बंगाल का आतंक क्यों कहते हैं, ये प्रश्न बनता है। समझने की कोशिश करिएगा। ये जो जलकुंभी होती है आपकी एकोर्निया कार्सिपस जो होता है ये पानी में बहुत तेजी से फैल जाता है, जिसके वजह से क्या होता है जब ये वाटर लेयर पे हर जगह आपका इसकी ग्रोथ हो जाएगी, बहुत रैपिड ग्रोथ होती है, तो ये क्या कहता है एक्वेटिक बॉडी को पूरी तरीके से कवर कर लेता है, जिसके वजह से बाहर की जो सन रेज है या जो बाहर से जो कांटेक्ट होता है पानी का वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, एक चादर सी बन जाती है। समझ में आ रहा है? देखिए यहां लिखा भी है कि द प्लांट एकोर्निया कार्सिपस इज nicknamed as the terror of Bengal, ठीक है, क्यों? बिकॉज इट ग्रोज एट अ अलार्मिंग रेट, ये बहुत तेजी से इनकी ग्रोथ होती है, एंड इट स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर बॉडी, पूरी वाटर बॉडी को ये क्या करता है, कवर कर लेता है, जिसके वजह से दिस कट ऑफ द लाइट एंड इट ऑल्सो कॉजेज एन इंक्रीज इन द ऑक्सीजन डिमांड विच हैम्पर द एक्वेटिक लाइफ। क्या होगा, पूरे पानी को कवर कर लेगा एक चादर की तरह, जिसके वजह से आपकी सन रेज अंदर नहीं आ पाएंगी, जो अंदर आपके जो छोटे छोटे प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, और आपका जो अंदर एक्वेटिक एनिमल्स है उनको किस चीज की डिप्लीशन फेस करनी पड़ेगी, किस चीज की कमी फेस करनी पड़ेगी, ऑक्सीजन की, क्योंकि वाटर में जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसका अमाउंट आपका धीमे धीमे घटने लगेगा। ये चीज आपको समझ में आ रही है? ठीक है, इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, टेरर ऑफ बंगाल। चलिए नेक्स्ट चीज हम देखते हैं। यहां पे नेक्स्ट देखिए, वायरस के अजैविक होने का लक्षण, ठीक है, द अबायोटिक प्रॉपर्टी ऑफ अ वायरस। अब मैंने आपको बताया था जब भी हम बायोटिक टर्म का यूज करते हैं, जैविक टर्म का यूज करते हैं, बायो मतलब लिविंग, हम लिविंग कैरेक्टर्स की बात करते हैं, लिविंग कंपोनेंट्स की बात करते हैं। जब भी हम अबायोटिक की बात करते हैं तो हम अजैविक की बात करते हैं, मतलब नॉन लिविंग। इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी अभी तक। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है आपका, अजैविक होने का लक्षण। पहला क्या है, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, इट डज नॉट हैव प्रोटीन, ये इसका लक्षण नहीं है। फिर यह प्रजनन नहीं कर सकता, इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस। अरे भाई, कोई अगर रिप्रोडक्शन कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो वो तो आपका एक बायोटिक कैरेक्टर हुआ ना, फिर जैविक कैरेक्टर हुआ ना। इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इट कैन बी क्रिस्टलाइज। और आखिरी है, इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती है, इट डज नॉट हैव जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक चीज भी तो आपका कहीं ना कहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, लिविंग सेंस आपको देती है। तो यहां पे जो आपका सही आंसर है वो है सी। इसमें क्रिस्टल के इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इट कैन बी क्रिस्टलाइज। ठीक है, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक, प्रोटीन, ये सब किस में पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक लिविंग प्रॉपर्टी है, ये आपकी बायोटिक प्रॉपर्टी है। लेकिन जब हम क्रिस्टल की बात करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस की बात करते हैं, वो आपकी एक अबायोटिक प्रॉपर्टी है। इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है, प्लांट हार्मोन्स दैट हेल्प इन द राइपनिंग ऑफ द फूड। फूड को पकाने के लिए किस हार्मोन की जरूरत पड़ती है, ये प्रश्न है। ठीक है, जिबरेलिन की जरूरत पड़ती है, या फिर साइटोकाइनिन की जरूरत पड़ती है, इथाइलिन की जरूरत पड़ती है, या फिर ऑक्सिन की जरूरत पड़ती है। इथाइलिन का यूज किया जाता है फलों को पकाने के लिए। यहां पे आपका सही ऑप्शन सी है।
सी इज द राइट आंसर। अब हम कुछ और फैक्ट्स को देख लेते हैं, जैसे कि हम पहले की क्लासेस में भी करते हैं, कोई प्रश्न पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड और कौन से प्रश्न आपके बन सकते हैं हम उनको भी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्लांट हार्मोन दिए गए हैं, यहाँ पे पादप के नाम दिए गए हैं, यहाँ पे हार्मोन्स के, ठीक है, यहाँ पे उनके फंक्शंस दिए गए हैं। तो अभी हमने इथाइलिन डिस्कस किया, तो मैंने आपको बताया राइपनिंग ऑफ अ फ्रूट्स को पकाने के लिए इथाइलिन का यूज होता है। ऑक्सिन जो होता है वो प्लांट के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, ग्रोथ के लिए। यहाँ पे ऑक्सिन, अगर पेपर में कभी आपसे पूछे विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट की ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो आप ऑक्सिन टिक लगाओगे, ठीक है। फिर साइटोकिनिन जो है ये याद रखिएगा, ये सेल डिवीजन में इसका रोल होता है। यहाँ पे इतना भी अगर आपको दिमाग में रहेगा, साइटोकिनिन हार्मोन का रोल कहाँ रहता है, सेल डिवीजन में, विभाजन के समय जब कोशिकाओं का विभाजन होता है तो साइटोकिनिन की बात होती है, ठीक है। एबिस्कस एसिड जो है ये किस लिए यूज होता है, ये मेनली ये भी आपका ग्रोथ के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके कारण हम कह सकते हैं ओल्ड फैक्टर, कितनी जल्दी पेड़ बूढ़ा हो रहा है, यहां पे भी इसका रोल होता है, ठीक है। तो कॉजेज सेंसिसिन दिख रहा है आपको, कितनी जल्दी प्लांट्स में बुढ़ापा आ रहा है इसको देखता है। और जिब्रेलिन जो है ये आपका मेनली जर्मिनेशन में हेल्प करता है, सीड्स के जर्मिनेशन में, देखिए हेल्प इन द जर्मिनेशन ऑफ अ सीड। तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ हार्मोन्स है, पादप के नाम दिए गए हैं, इनको अपने नोटबुक में एज इट इज लिख लीजिए। मैंने आपको समझा दिया है, बस आप ऐसे लिखिएगा, इथाइलिन लिखिएगा, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स लिखिएगा, फ्रूट्स को, फलों को पकाने के लिए, ऑक्सिन लिखिएगा, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स लिखिएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां से क्लास प्रश्न बनते हैं और पूरी संभावना है दूसरा पादप का नाम दे दे, दूसरे हार्मोन का नाम दे दे और आपसे उसका फंक्शन पूछ ले। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, यहां पे क्या है, स्वतंत्र रूप में भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, ठीक है। मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा है, फ्री लिविंग एनाएरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फाउंड इन द सॉइल। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो कि आपका सॉइल में प्रेजेंट है उसके बारे में पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया गया है राइजोबियम, दूसरा दिया गया है क्लोस्ट्रीडियम, फिर आपका विब्रियो दिया गया है और एजेटोबैक्टर दिया गया है, एजेटोबैक्टर। तो यहां पे आपका कौन सा आंसर सही है, राइजोबियम। इसके पहले वाली क्लास में भी मैंने आपको इसी फिगर के थ्रू इसको समझाया था, इस फिगर के थ्रू। अगर आपने पहले की क्लासेस की होगी तो आप इस आंसर को दे सकते थे। मैंने आपको बताया था ये एक लेग्यूमिनस प्लांट है। लेग्यूमिनस प्लांट्स की ये जो रूट्स होती हैं, ये यहाँ पे नोड्स होती हैं, इन्हीं नोड्स में आपके राइजोबियम बैक्टीरिया होता है और ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, ठीक है। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको आपके नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करता है, जो कि इन प्लांट्स के ग्रोथ के लिए यूजफुल होते हैं। ये चीज याद रखिएगा, इन नोड्स में ये जो छोटी छोटी गांठें दिख रही हैं आपको, उसमें ये राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया इज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया found in the root nodules, दिख रहा है आपको, root nodules of pulses like peas, green gram, etc. The bacteria fixes atmospheric nitrogen and provide it to the plant to absorb. इतनी चीजें समझ में आ गई ना। इसके पहले मैंने आपको बताया भी था कि ऑक्सीजन का डायरेक्ट कंजप्शन किया जा सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी डायरेक्टली कंज्यूम किया जा सकता है, लेकिन जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको हम डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं करते हैं। जब नाइट्रोजन साइकिल आप पढ़ोगे तो 2-3 तरीके का होता है जिसमें कि हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के कन्वर्जन की बात करते हैं, और एक आपका ये होता है जो कि राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, जो कि नोड्स में पाए जाते हैं। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, जो कि प्लांट कंज्यूम करते हैं। ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, किस प्रकार का डीएनए कोशिकाओं में सामान्य रूप से पाया जाता है, ठीक है। Which type of DNA is commonly found inside the cell? C DNA, B DNA, Z DNA, A DNA। तो यहां पे आपका सही आंसर है B DNA। B DNA जो है वो आपका कॉमनली फाउंड होता है इनसाइड द सेल।
तो यहां पे देखिए कुछ रेलिवेंट फैक्ट्स। बी डीएनए हैज अ स्ट्रक्चर ऑफ डबल हेलिक्स एंड दीज टू स्ट्रैंड्स ऑफ द ड्यूप्लेक्स आर एंटी पैरेलल एंड पेलेसोटोनिकली कोलाइड। ठीक है, यहां पे आप याद रखिएगा जो बी डीएनए है आपका, ये जो बी डीएनए है ये आपके सेल के अंदर पाया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और अक्सर पूछा जाता है कि आपकी डिस्कवरी किसने की है, डीएनए की डिस्कवरी किसने की है, डीएनए वाज डिस्कवर्ड बाय, किसने इसकी खोज की है? तो आप याद रखेंगे जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने। ठीक है, इनका नाम आप याद रखेंगे, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक का नाम याद रखेंगे, इन्होंने डीएनए की खोज की है। डीएनए में 4 तरीके के आपके नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, एडेनाइन, थाइमाइन, ठीक है, ग्यूनाइन और साइटोसाइन। ये भी चीजें याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, 21वें प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? ठीक है, which is the example of sessile animal among the following? पहला ऑप्शन आपका लीच दिया है, फिर आपका काइटिन दिया है, ठीक है, फिर उसके बाद आपका इक्नस दिया है, फिर यूप्लेक्टेला दिया है। तो यहां पे आपका सही उत्तर है यूप्लेक्टेला। जो यूप्लेक्टेला है ये आपके सेसिल एनिमल्स होते हैं, अचल जीव होते हैं। अचल जीव कुछ इस तरीके से आपके दिखते हैं, जैसे कोरल रीफ्स जो होते हैं, कोरल रीफ्स भी आपके सेसिल की कैटेगरी में आते हैं, सेसिल की कैटेगरी में। अब इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं। इस तरीके के जो जीव होते हैं वो मेनली स्थिर होते हैं, एक जगह पाए जाते हैं, ठीक है, और उनमें आत्मनियंत्रण की क्षमता का अभाव होता है। अब जैसे कोरल रीफ अगर आपने देखा होगा, प्रवाल भित्ति आपने देखा होगा, तो वहां पे क्या होता है, ये आपके पानी के अंदर इस तरीके से पाए जाते हैं, और अगर पानी का जो फ्लो है वो बहुत तेज है तो वो उसी पानी के साथ आगे की तरफ मूव कर जाते हैं। उनका अपने पे सेसिल एनिमल्स जो होते हैं, जो सेसिल जीव्स होते हैं आपका, उनका अपने पे कंट्रोल नहीं होता है। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। उन्हें भोजन प्राप्त करने के लिए पानी के माध्यम से स्थानांतरित करने के लिए एक बड़ी मात्रा में ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती है। अब देखिए ये दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, इस वजह से इनको खुद की ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। समझ में आ रहा है? फिर सेसाइल प्रजातियां अपने प्रजनन चक्र के दौरान जल प्रवाह पर निर्भर करती हैं, या जीव अंडे और शुक्राणु को पानी में छोड़कर या नवोदित रूप से यौन रूप से प्रजनन कर सकते हैं। उदाहरण कोरल रीफ्स जो होते हैं वो भी आपके इसमें के एग्जाम्पल्स होते हैं। तो ये चीज आप याद रखिएगा यहां पर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, यूनिट ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल, प्रोटीन अणुओं की इकाई के बारे में पूछा गया है। पहला वसा अम्ल फैटी एसिड, दूसरा अमीनो अम्ल जिसको कि एमिनो एसिड कहते हैं, तीसरा विटामिन, या फिर चौथा ग्लूकोज। तो अगर आपको प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के बारे में पता होगा तो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की जो यूनिट है वो आपके एमिनो अम्ल है, ठीक है, एमिनो अम्ल है जिसको कि हम एमिनो एसिड कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा अकंक पादक कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है? ठीक है, विच ऑर्गेनेल इज एब्सेंट इन प्लांट सेल। अनुपस्थित की बात की गई है, अनुपस्थिति की बात की गई है, एब्सेंट इन प्लांट्स और प्लांट सेल की बात की गई है, दोनों चीज पे ध्यान दीजिएगा। पहला लवक जिसको कि हम प्लास्टिड भी कहते हैं, ठीक है, फिर रिक्तिकाओं जिसको कि वैक्यूल्स कहते हैं, फिर तारकाएं जिसको कि सेंट्रोजोम कहते हैं, फिर सेलुलोज कोशिकाएं जिसको कि सेलुलोज सेल वॉल कहा जाता है। तो अगर आप प्लांट सेल देखेंगे तो प्लांट सेल में आप देखिए साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है, सेलुलोज सेल वॉल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, परमानेंट वैक्यूल है और क्लोरोप्लास्ट है। ये आपका एक प्लांट सेल की। अब आप यहां देखिए प्लांट सेल को हमने देखा, अब आप मुझे बताइए यहां पे जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से आपका क्या नहीं है। हमने सेलुलोज सेल वॉल भी देखी, ठीक है, सेलुलोज सेल वॉल भी देखी, सेंट्रोजोम भी देखा, वैक्यूल भी देखा, लेकिन प्लास्टिड्स नहीं होते हैं, ठीक है, प्लास्टिड्स नहीं देखा हमने। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो गया? आपका ऑप्शन ए हो गया।
24th क्वेश्चन को देखिए। 24th क्वेश्चन क्या है आपका कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में पूछा गया, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। पहला ऑप्शन आपको पीयूष ग्रंथि दी गई है जिसको कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। फिर अधिवृक्क ग्रंथि बोली गई है, एड्रिनल ग्लैंड जिसको कहते हैं। फिर यकृत जिसको कि लिवर कहा जाता है। फिर अग्नाशय जिसको कि पेनक्रियास कहा जाता है। तो लार्जेस्ट ग्लैंड मैं आपको बता दूं ह्यूमन बॉडी में है लिवर। लिवर जो है, यकृत जो है, वो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी होता है। अब अगर आपसे सेकेंड लार्जेस्ट की बात की जाए तो आप पेनक्रियास लगाएंगे, ठीक है। जो अग्नाशय है वो मानव शरीर में सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, ठीक है। और जो सबसे छोटी ग्लैंड होती है, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, वो है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, जिसको कि पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है। और लिवर हमने आपको बता दिया है, लिवर जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी होती है। अब अगर आपसे पूछे लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, सबसे बड़ा अंग शरीर का क्या है, तो आप स्किन पे टिक लगाएंगे। तो प्रश्न कहीं से भी बन सकते हैं, जहां जहां से बन सकते हैं मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका क्या है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? स्टेट बर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश। रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी मैंने डिस्कस किया है। तो इसका सही उत्तर आपका क्या है? सारस। सारस क्रेन जो है वो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है। स्टेट उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। अगर आपसे राष्ट्रीय पक्षी पूछे, नेशनल बर्ड पूछे, नेशनल बर्ड, राष्ट्रीय पक्षी पूछे, तो याद रखिएगा वो कौन है? पिकॉक है। राष्ट्रीय पूछे अगर, तो आप मोल लगा के आएंगे। अब यहीं पे कुछ और फैक्ट्स को देख लीजिए। अगर उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह पूछे तो यहाँ पे आपकी दो मछलियां होती हैं, धनुष होता है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष पूछे तो अशोक वृक्ष पे टिक लगाएंगे। अगर उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पूछे तो पलाश पे। फिर इसी तरीके से उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु आपका बारहसिंगा है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी आपका क्या है? सारस है। तो ये फैक्ट्स भी आप तैयार कर लीजिएगा, पेपर में यहां से भी प्रश्न बन सकते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, हेमलेट इज एसोसिएटेड विथ सेटलमेंट? पूर्वा किस अधिवास में शामिल है पूछा गया है। पहला आपका है ग्रामीण, फिर है रेखीय जिसको कि हम लीनियर बोलते हैं, फिर नगरीय जिसको कि अर्बन बोला जाता है, फिर अपखंडित जिसको कि फ्रेगमेंटेड बोलते हैं। तो जब भी अगर आप हेलमेट की आप मीनिंग देखोगे तो हेलमेट की मीनिंग होती है स्मॉल विलेजेस, ठीक है। तो यहां पे सही आंसर क्या होगा? ग्रामीण, रूरल। रूरल आपका ए सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए, यहां पर है कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? विच इज वॉल्केनिक माउंटेन? पहला ऑप्शन आपका यूरल माउंटेन दिया है, फिर एप्लेचियन माउंटेन दिया है, किलिमंजारो दिया है और अरावली दिया है। तो वॉल्केनिक माउंटेन की बात की गई है, ज्वालामुखी पर्वत की बात की गई है। इसका सही उत्तर है आपका किलिमंजारो। और मैंने आपको बताया है किलिमंजारो कहां पे है आपका? तंजानिया में। अब देख लीजिए यहां पर आप कुछ चीजें और देखिए, ये आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, उत्तरी अमेरिका जिसको हम कहते हैं, ये साउथ अमेरिका हो गया, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो गया। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इधर यूरोप हो गया, ये यूरोप हो गया, ये आपका इंडिया भारत ये तो देश हो गया, यहाँ पे ये आपको ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माउंट मैकली प्लेसेस देख लीजिए, ये एकांका गोवा मैंने आपको बताया था, साउथ अमेरिका, यहाँ पे एंडीज के इधर आपके पाए जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद किलिमंजारो जो कि तंजानिया में है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट आपको पता है, माउंट एवरेस्ट कहां पर है? नेपाल में। यहाँ पे एल्ब्रुस दिख रहा है आपको, देखिए, और यहाँ पे ब्लैंक। और ये देखिए विंसन जो है ये आपका अंटार्कटिका में है। ये कुछ माउंटेन पीक्स के नाम आप याद रखिए, पेपर में यहां से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, यहां पर क्या है? एलिफेंटा द्वीप, एलिफेंटा आइलैंड जो है वो कहां पर अवस्थित है पूछा गया है। पहला ऑप्शन गोवा तट दिया गया है, गोवा कोस्ट। दूसरा मुंबई तट, मुंबई कोस्ट। तीसरा गंगा डेल्टा, गंगा डेल्टा। फिर कच्छ तट
जिसको कि हम कच्छ कोस्ट भी कहते हैं। तो अगर आप लोग मुंबई गए होंगे तो आपने एलिफेंटा आइलैंड की बात सुनी होगी, तो यहां पे आपका मुंबई कोस्ट जो है वो आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मॉनसून फॉरेस्ट आर फाउंड वेयर द रेनफॉल इज। अब आप इसका आंसर बताइए, मॉनसून फॉरेस्ट कहां पाए जाते हैं जहां पे आपकी रेनफॉल कितनी होती है, 70 to 200। अब यहीं पे आप कुछ और चीजों को देख लीजिए। जो टाइप ऑफ फॉरेस्ट है उसको ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल हम इस तरीके से कैटेगराइज करते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो रेनफॉल है वो आपकी पूरे साल होती है और यहाँ पे रेनफॉल आपकी 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। ट्रॉपिकल डेसिडुअस में 100 से 200 सेंटीमीटर की बीच में आपकी रेनफॉल होती है। ड्राई डेसिडियस में आपका 70 से 100 के बीच में। ट्रॉपिकल थॉर्न में लेस देन 50 सेंटीमीटर और मॉइस्ट डेसिडियस में 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में आपकी रेनफॉल होती है। हो सकता है आपसे पूछ ले ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में रेनफॉल कितनी होती है, तो आप याद रखेंगे 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। यहां पे एक प्रश्न पूछा गया है, कार्बी एंगलोंग पठार, ठीक है, कार्बी एंगलोंग प्लेटू इज एन एक्सटेंशन ऑफ, ये किसका एक्सटेंशन है, पठार किसका विस्तार है पूछा जा रहा है आपसे। हिमालय का, फिर तिब्बत का, या शान पठार का, शान प्लेटू का, या फिर प्रायद्वीप पठार का जिसको कि पेनिनसुलर प्लेटू भी कहते हैं। तो वो किसका एक्सटेंशन है, जो कार्बी एंगलोंग प्लेटू है वो आपका पेनिनसुलर प्लेटू का एक्सटेंशन है। ठीक है, यहां पे आप देखिए, यहां पे ये आपको दिख रहा है नॉर्थ ईस्ट रीजन दिख रहा है आपको, ये इधर अरुणाचल प्रदेश, इधर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और ये आपका असम। तो इस रीजन में आपका ये जो हाईलाइटेड रीजन है ये आपका है कार्बी एंगलोंग का, ठीक है, ये रीजन। अब आप यहीं पे जब हम पेनिनसुलर की बात करते हैं, पेनिनसुलर इंडिया की, तो ये आपको पता है इधर में जैसे डेक्कन प्लेटू, महाराष्ट्र प्लेटू, ये सब आपका किसका पार्ट है, पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट है। और इसी का एक्सटेंशन आपका यहां पर है, यहां पर असम के साइड में, जिसको कि कार्बी एंगलोंग प्लेटू भी हम कहते हैं। यहां पे चीजों को इतना समझिएगा, ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे और 15 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे। साथ ही साथ उन फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच क्लास, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।